आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो पूजा जी प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन तो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, आप सब जब तक पूजा जी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हैं जी मैं लगा रही हूँ, प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है। हाँ, तो जी जी, तो जितने लोग भी हैं, कल हमने जो पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो पता नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे, या फिर आप टाइप करिए या फिर अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, चलिए। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का साइको एनालिटिकल थ्योरी। मुझे टाइप करिए कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किन्होंने दी है। टाइप करिए, टाइप नहीं कर सकते तो अनम्यूट करके बताइए। एनीवन, कोई भी टाइप नहीं कर पा रहे अभी। साइको एनालिटिकल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, हाँ, इसमें से पूछे जी आप वो वाला ओपन, ये वाला नहीं, एक सेकंड इसको बंद करिए, ये वाला नहीं। हाँ, नीचे जो व्हाइट कलर की दिख रही है ना आपको, व्हाइट कलर वाली, इसके भी नीचे बिहेवियर के नीचे, हाँ, रेड वाली पहले ओपन कर दीजिए फिर व्हाइट वाली कर दीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू जी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल साइकोलॉजी का सबसे पहले हमने सिगमंड फ्राइड का पढ़ा था थ्योरी, जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मनोविश्लेषक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग पता नहीं शायद पढ़ रहे हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो भी। ठीक है, तो उसको पढ़िए आप, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमें 3 मीनाक्षी जी माइंड। वॉइस ब्रेक हो रही है काफी, पता नहीं मेरे यहाँ पे है या औरों को भी हो रही है। नहीं, ब्रेक हो रही है। मुझे क्वेश्चन भी नहीं समझा था क्या पूछा। सेकंड, काफी ब्रेक है मीनाक्षी, आज ज्यादा ही है। अच्छा, ओके, ठीक है, वो ओके, 1 मिनट, मैंने बारिश हो रही है इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। अभी आवाज ठीक है क्या? हाँ जी, हाँ, अभी आ हेलो, रही है। ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टोपोग्राफी ऑफ माइंड, जिसको भी पता हो कोई भी मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए। टोपोग्राफी ऑफ माइंड, एनीवन? टोपोग्राफी में 3 चीजें आई थी, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है उसमें ईगो, और प्री कॉन्शियसनेस में सुपर ईगो, और अनकॉन्शियसनेस इड। वेरी गुड। आप मुझे बताइए, कोई भी बताइए, जो ईड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है आई ईड? वॉन्ट एनीवन, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। प्लीजर पे, हाँ, आई प्लीजर वांट, आई वांट। प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लीजर यानी वो सिर्फ खुशी देखता वेरी, है कि मुझे ये चाहिए ही। हाँ, तो जो प्लेजर प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड होता है ये हमारा ईड। ठीक है, आई वांट इज अ एग्जाम्पल कि मुझे ऐसे चाहिए, बट जो मेन प्रिंसिपल का है ना वो प्लेजर प्रिंसिपल, जैसा पूनम दीदी ने कहा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमारा ईगो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? द रियलिटी प्रिंसिपल। वेरी गुड, ठीक है, पुष्पा दीदी ने बिल्कुल सही टाइप किया। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सुपर ईगो किस प्रिंसिपल पर बेस होता है? परफेक्शन। परफेक्शन, और परफेक्शन बहुत सही। वैल्यूज, वैल्यूज। वेरी गुड। मोरल प्रिंसिपल या फिर वैल्यूज प्रिंसिपल? ठीक, जी। तो जिन्होंने बोला परफेक्शन, मोरल्स या वैल्यूज, ठीक है, तो इसको हम जनरली देखें तो इसको हम बोलते हैं मोरल प्रिंसिपल या फिर वैल्यूज प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसका आपको आ सकता है मैच द फॉलोइंग्स में। अब मैंने आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई थी। मुझे 5 स्टेज को एक बार कोई भी बता दीजिए कौन कौन सी होती है। हेलो जी, इसमें 5 थी, ओरल, एनल, फॉलिक, प्रेगनेंसी और जेनाइटल। 5 स्टेजेस थे। वेरी गुड। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है? लेटेंसी।
वेरी गुड। लेटेंसी स्टेज होती है जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, अपने एनर्जी का सही वे पे उपयोग करता है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए कि स्कूल पास या फिर ये सब चीजें जो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है वो किस स्टेज में दी जाती है? वेरी गुड मनोज पाल जी, आपने बिल्कुल सही टाइप किया है, 2 to बताइए। 3 years में एमएल में मैम, नॉट वेरी गुड, श्योर। ओके, बहुत सही। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे बताइए जो ये एनर्जी होती है उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम? लिबिडो। जो हमारी एनर्जी रहती है, लिबिडो, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है उसके लिए हम लिबिडो वर्ड यूज करते हैं, वेरी गुड। जिन्होंने भी मनोज पाल जी, आप भी बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपको याद करना है जो आपका पर्सनालिटी का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जिन्होंने दूसरा हमारा टॉपिक दिया वो थे हमारे कार्ल रोजर्स। इन्होंने भी पर्सनालिटी के एक थ्योरी दी है जिसको हम सेल्फ स्टीम की थ्योरी कहते हैं, ठीक है। या इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी है, ठीक है। इनका कहना है द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्टेट दैट, किनकी है ये? कार्ल रोजर्स की है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल रोजर्स ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दी थी हमारे पर्सनालिटी पर, उन्होंने सेल्फ पे काम किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इन्होंने बताया द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्टेट दैट द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट यूनिक टू आवर सेल्फ, ठीक है। द सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड 3 कंपोनेंट। इन्होंने ये बताया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा सेल्फ होता है, मतलब कि हम आत्म की अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इन्होंने आत्मन की बात बताई कि व्यक्ति जो होता है वो 2 महत्वपूर्ण पहलू पे काम करता है, एक प्राणी पे, एक आत्म पे, ठीक है। अगर वो कुछ भी चीज सीखता है या करता है तो वो खुद पे के ऊपर पहले करके देखता है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि सेल्फ की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। सेल्फ जो होता है सभी मनुष्य में पाया जाता है, जितने भी लोग होंगे सबके अंदर एक ओन सेल्फ रहता ही रहता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इन्होंने बताया कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट आते हैं। मेरी आवाज तो क्लियर है ना आप लोगों के लिए? मैसेज या हाँ जी, बता दीजिएगा क्लियर। मुझे। ओके ओके। इन्होंने बताया कि जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों को लेकर चलता है। पहला होता है हमारा सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, ठीक है। सेल्फ वर्थ को ही हम सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। ओके, अब इसमें बताया सेल्फ वर्थ या फिर सेल्फ एस्टीम होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है व्हाट वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा सेल्फ वर्थ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मतलब सेल्फ वर्थ कहते हैं जो हम अपने लिए सोचते हैं। रॉजर्स, जो कि कार्ल रॉजर्स थे, उन्होंने उनका बिलीव था कि फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड। ये कब डेवलप होती है? अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है, ठीक है, जब हम बच्चे रहते हैं। एंड वर फॉर्म फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विद द मदर एंड फादर। ये कब होता है? जब व्यक्ति अपने माता पिता से इंटरेक्शन करता है, उस टाइम पे उसका ये सेल्फ डेवलप होता है। सेल्फ मतलब कि आत्म डेवलप होता है कि मैं भी कोई हूँ, मेरा भी कोई नाम है, मेरा भी कोई अस्तित्व है, ठीक है, और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ये सब तब डेवलप होता है जब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, नेक्स्ट पेज कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारी सेल्फ इमेज, ठीक है। हाउ वी सी आवर सेल्फ। पहले हमने कहा था कि हम अपने बारे में सोचते क्या है, हम अपने आप को देखते कैसे हैं, ठीक है। सेल्फ इमेज क्या होता है? मतलब देखना होता है, तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, इसे बताया गया कि ये बहुत जरूरी है हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। अब देखिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है, आप बहुत सुंदर है और आपको आपको 3-4 लोगों ने कहा नहीं यार तुम सुंदर, मतलब 3 लोग आपके घर वाले बोले अरे तू बहुत सुंदर दिख रही है, ठीक है बेटा ये कपड़े पहने तेरे पर अच्छे लग रहे हैं। आप बाहर जाओगे, आपके जिनको आप अच्छा दोस्त मानते हो वो आपसे बोलेंगे तूने क्या पहने, तू क्या पहन के आ गई यार, तेरे पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपकी सेल्फ इमेज वहां पर चेंज हो गई, ठीक है। तो आपको क्या लगा कि मेरे घर वाले मेरे लिए गलत डिसीजन लिए हैं और ये लोग कुछ अलग बता रहे हैं। तो उन अपने आप में आप स्थिर नहीं है कि मेरे को मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं, ठीक है। तो ये आप साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप की अपनी अच्छी इमेज बना के रखें। हमेशा क्या होता है आजकल के व्यक्ति, हम दूसरों की बात ज्यादा सुनते हैं कभी कभी कि तुमको ये पहनना चाहिए, तुमको वो पहनना चाहिए। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हमें क्या, हमारे ऊपर क्या अच्छा लगता है या फिर हम क्या चाहते हैं, ठीक है। जो चीज हमारे लिए जरूरी है, सेल्फ इमेज, वो बहुत जरूरी होती है हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है। सेल्फ इमेज इंक्लूड करती है इन्फ्लुएंस ऑफ आवर बॉडी इमेज और ऑन इनर पर्सनैलिटी। हमारी बॉडी इमेज हमारी इनर पर्सनैलिटी से मैच कर रही है, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी जो चीज हम देखते हैं वो हमारे अंदर से ही मानते हैं। बाहर से तो हम बोल दिए चलो ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं, लोग बोलते हैं, कि हम अंदर से खुश नहीं है कि ये हमारे साथ है या नहीं, ठीक है। तो इनर पर्सनैलिटी के साथ हमारी बॉडी का इन्फ्लुएंस जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है एट द सिंपल लेवल। अगर हम सिंपल लेवल की बात करें, वी माइट परसीव आवरसेल्फ एज अ गुड और बैड पर्सन, ब्यूटीफुल, अगली। अगर हम सिंपल हम अपने बहुत लोगों का ऐसा है सोच, जैसे मैं मैक्सिमम टाइम सोचती हूँ मैं गुस्सा करती हूँ। अब ये मैंने टेंडेंसी बना ली कि मैं गुस्सा करती हूँ, तो कुछ भी कंडीशन होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, ठीक है। तो ये मेरी ओन सेल्फ इमेज की टेंडेंसी है। कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो भी मैं हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बोलते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं अपने आप को सुंदर समझती हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है। तो उनकी अपनी सेल्फ इमेज है, लेकिन कुछ ब्यूटीफुल दूसरों के सामने दिखाना चाह रहे हैं, अंदर से अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं मानते वो लोग। तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी के बीच में, ये भी उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को बिगाड़ता है। कुछ आप देखिए, कुछ पुअर रहते हैं, तो वो उनका क्या होता है, वो जानते हैं कि वो भी पुअर है, ठीक है, और उनको एक दिन किसी फ्रेंड ने दे दिया, पहन के चले गए, वो उस दिन ब्यूटीफुल दिखे, किसी ने बोले तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, दूसरे दिन जब वो अपने आप को देखेंगे, अपने अंदर ही अंदर बोलेंगे कि नहीं मैं तो अगली हूँ, मतलब मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मेकअप के चलते मैं अच्छी दिख रही हूँ या कुछ। तो उनका इन दोनों चीज में कंफ्लिक्ट होता है, इनर सेल्फ के साथ और आउटर इमेज के साथ, ठीक है। तो ये हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालता है। इसे बताया सेल्फ इमेज एंड इफेक्ट ऑन हाउ पर्सन थिंक, फील्स एंड बिहेव इन द वर्ल्ड, कि वो सोचता क्या है, फील क्या करता है और बिहेव कैसा करता है, ठीक है। ये होता है सेल्फ इमेज के अंतर्गत तीन चीजें, थिंक, फील और बिहेव, ठीक है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही पूजा जी तक है क्या, या फिर लेफ्ट हो गई? स्लाइड चेंज हो रही है मीनाक्षी जी, क्या स्लाइड चेंज हो रही है, शो नहीं हो रही आपको? हो गया है? अच्छा, मुझे शो नहीं हो रही आई थी, एक सेकंड वेट। हाँ, मैं थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, आगे करो पूजा जी, आगे नेक्स्ट वाला। एक सेकंड, मुझे नेटवर्क का इशू हो रहा है, मैं आपको बता। हाँ यही वाला, ठीक है। आइडल वाला रखना है, आइडल सेल्फ। मीनाक्षी जी आप एक बार फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, शायद वॉइस भी नहीं जा रही हमारी वहां तक। वो गई है शायद, लेफ्ट हो गई। ओके ओके ठीक है मैं प्रेजेंट करती हूँ। हेलो, जी मीनाक्षी जी। अभी ठीक है क्या, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी वॉइस क्लियर है। ओके, आप प्रेजेंट करिए पूजा जी। वो एक्चुअली इधर बारिश बहुत ही हो रही थी, इस वजह से नेटवर्क का थोड़ा इशू है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा थर्ड है आइडियल सेल्फ। तो मैंने अभी आपको बताया, पहला होता है हमारा सेल्फ स्टीम, कि हम अपने बारे में सोच, व्हाट वी थिंक अबाउट ओन सेल्फ। फिर उसके बाद होता है कि हम अपने आप को देखते कैसे हैं, ठीक है। अब आता है आइडियल सेल्फ। दिस इज द दिस इज द पर्सन हु वी वुड लाइक टू बी, मतलब कि इसमें क्या होता है, अभी तो हम सामान्य में से कोई ना कोई चाहता होगा कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की तरह बन जाऊं, कोई चाहता होगा कि विवेकानंद की तरह बन जाऊं, कोई अपनी मम्मी की तरह बनना चाहते हैं, कोई अपने फादर की तरह, कोई अपने फ्रेंड की तरह। इसमें बहुत सारे लोगों को सोचेंगे कि राहुल सर की तरह बन जाऊं मैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी की तरह बनना चाहता है। तो ये वो आइडियल सेल्फ मतलब वही होता है कि जो हमारा आइडियल है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ आवर गोल्स
एंड ambition in life and is a dynamic एग्जाम्पल है फॉरएवर चेंजिंग। मतलब कि क्या होता है, मान लीजिए अभी आप लोग 12th क्लास में, ठीक है, 10th में है, बहुत सारे लोग जब हम 9th क्लास में होते तो हम सोचते हैं कि पहले मैथ लें कि बायोलॉजी ले कि कॉमर्स ले, कौन सा सब्जेक्ट ले, ठीक है। फिर हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, कुछ इंजीनियर्स बन गए, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं अरे इंजीनियर बन जाते हैं। फिर कुछ सोचते हैं कि नहीं यार हमको देश की रक्षा करनी है तो हमको आर्ट लेना चाहिए, फिर हम पीएससी की कोचिंग करेंगे और पुलिस बन जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए उस टाइम पे वो होता है। अब ले लिए, चलिए ठीक है, आर्ट उन्होंने क्या किया, दोनों में कंफ्लिक्ट है तो उन्होंने मैथ ले लिया, मैथ से पढ़ाई की, मैथ पढ़ते पढ़ते मैथ में चलो उन्होंने बीएससी किया, बीटेक किया, जो भी किया। अब उन्होंने देखा उनके बगल वाले दोस्त हैं या फिर सीनियर है कोई, वो योग से बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, ठीक है, योग से उनके बारे में लोग जानने लग गए। तो उन्होंने सोचा मैथ से कर तो लिया बीटेक, सोच एमएससी कर लेता हूँ योग से, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, अपना आइडियल चेंज कर दिया, उन्होंने एमएससी योग से कर लिया। अब योग करते करते उन्होंने सोचा थोड़ा आयुर्वेद पढ़ लेता तो आयुर्वेद की नॉलेज हो जाएगी, आयुर्वेदाचार्य किसी को देख लिया वर्कशॉप करते हुए, तो ये तो मेरे आइडियल है, अब इनको देख के करूंगी। तो क्या होता है, ये डायनेमिकली चेंज होता रहता है हमारे गोल्स और एम्बिशन के अकॉर्डिंग, और हम जो बनना चाहते हैं, ठीक है। तो बताया गया द आइडियल सेल्फ इन चाइल्डहुड इज नॉट द आइडियल सेल्फ इन आवर टीन्स एंड लेट 20s etc। मतलब कि जो चीज हम बचपन में सब बच्चे यही बोलेंगे कि मुझे पुलिस बनना है और डॉक्टर बनना है, आधे जाते होते पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, और ज्यादा ज्यादा कुछ जैसे लड़कियां रहेंगी तो मुझे दुल्हन बनना है, ठीक है। तो बचपन में ये रहते हैं हमारे सपने, हम बड़े होते जाते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं। हमारा जो अभी आइडियल सेल्फ हम बनना चाहते हैं वो हमारे चाइल्डहुड में जो हमने बनाया होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, 3 चीज समझ में आई होंगी आपको। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें देखिए कार्ल रोजर्स ने सेल्फ थ्योरी के अंदर बताया है कि सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफर्स टू हाउ वी सी अवर डिस्क्राइब अवर सेल्फ, कि हम कैसे अपने आप को देखते हैं और कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप को दो पर्सपेक्टिव में देखता है, या तो पॉजिटिव वे पे देखेगा या फिर नेगेटिव वे पे देखेगा, ठीक है। पॉजिटिव वे पे देखेगा तो कैसा फील करेगा, टर्न टू एक्ट एंड फील थिंक ऑप्टिमिस्टिकली और कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि जब भी वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचता है तो कुछ अच्छे करने के बारे में सोचता है, अच्छा विचार करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सोचता है, कुछ आशा रहती है उसके अंदर कि अब मैं अभी मेरा जैसे मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा जेआरएफ निकल जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव सोचता है कि मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, नेगेटिव में क्या सोचेगा वो अपने लिए, पैसिमिस्टिकली निराशावादी हो जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही, क्लास भी नहीं संभाल पाती मैं, तो मैं क्या ही टीचर बनूंगी, ठीक है। वो निगेटिव सोचता है। और डिस्ट्रक्टिव अपने आप के लिए हमेशा बुरा सोचता है। तो हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, वो पॉजिटिव वे में सोचता है सेल्फ के लिए या फिर नेगेटिव वे में सोचता है, ठीक है। तो ये सेल्फ थ्योरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। अब आता है हमारे सेल्फ थ्योरी में दो चीज, हाँ इसके पहले वाली ओके। इसमें आता है हमारा 2 काइंड्स ऑफ सेल्फ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट आर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। हमारे पहले तो अपने दो तरीके के सेल्फ पाए जाते हैं, एक आइडियल सेल्फ होता है बेस्ड इन आवर हाउ वी वुड लाइक टू सी आवर सेल्फ। ये क्या कहते हैं, हमारी आशाएं, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है और हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, ये हमारा आइडियल सेल्फ सेल है। हाँ हेलो, फिर से रिपीट कर देना। हाँ भावना जी बोलिए। अच्छा ओके, देखिए आइडियल सेल्फ में यही होता है कि हमारी आशाओं पे, हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं अपने आप को, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, वो हमारा आइडियल सेल्फ कहलाता है। रियल सेल्फ में क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, जो हम एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाउ वी रियली सी आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये दो चीज होती है, एक तो रियल सेल्फ होती है, एक आइडियल सेल्फ होती है। जो हमारी ओन अभी की जो पर्सनैलिटी वो रियल सेल्फ है, और जो हम बनना चाहते हैं वो आइडियल सेल्फ। मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर दो चीज है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो रियल सेल्फ, फ्यूचर की बात करें तो वो हमारा आइडियल सेल्फ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर दीजिए पूजा जी। ओके,
अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दो डायग्राम दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट डायग्राम देखिए, तो लिखा है आइडियल सेल्फ, एक साइड लिखा है रियल सेल्फ, ठीक है। अब दोनों के साथ क्या लिखा है कि मिसमैच होता है अगर तो एंजाइटी होती है। मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप रियल सेल्फ क्या है, आप अभी योग के स्टूडेंट है, ठीक है, आप बनना क्या चाहते हैं, एक पुलिस बनना चाहते हैं, ठीक है, योग के स्टूडेंट है, आप पुलिस बनना चाहते हैं, आपका सपना था पुलिस बनना, और आपको आप पेरेंट्स ने योग पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ क्या होता है, जब मिसमैच होने लग जाता है, एक से नहीं मिलता, और आप जैसी अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं वैसी नहीं बनती पर्सनैलिटी, तो आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है। एंजाइटी मतलब कि भविष्य के लिए चिंता आपके मन में पैदा होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का अलग होना। जब ये मिसमैच होती है तो एंजाइटी होती है, और इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम कहते हैं। इसलिए इसको पर्सनैलिटी के अंदर पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो चीज बनना चाहता है वो नहीं बन पाता, या फिर जो बन गया है वो कभी बनना नहीं चाहता था, ठीक है। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके घर के चक्कर में उनकी एज निकल गई, 25 की हो गए, घर का कार्यभार संभालना पड़ा उनको, तो वो नहीं कर पाए वो चीज, ठीक है। ऐसे बहुत सी लेडीज होंगी जो कुछ बनना चाहती थी और बन नहीं पाई, और अपने ही कलीग्स को देखेंगी कि वो चीज बन चुके हैं, तो उनके मन में मतलब एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीजें बरकरार रहेंगी, तो उनकी पर्सनैलिटी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिसमैच एंजाइटी। मिसमैच होने से एंजाइटी होती है। और हम जो चीज बनना चाहते हैं, ठीक है, और वो चीज क्लोजली मैच हो रही है, अगर मैं सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ और मैं सोशल वर्क सब्जेक्ट भी ले ली, और मेरा ध्यान भी, मुझे मैक्सिमम जगह पर सोशल वर्क करने को मिला, लोगों से मिलने जुलने को मिला, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिला, ठीक है, पॉलिटिशियंस से मिलने को मिला, जो भी, तो इसका क्या होता है, जब मैं आइडियल सेल्फ मतलब रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ से जुड़ता है, तब हम उसको बोलते हैं हार्मनी। तब हमारे अंदर हार्मनी पैदा होती है अपने लिए, कि मैं जो चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो खुद के लिए भी अच्छा होता है वो, और दुनिया के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं, बहुत से लोग होंगे जो आदित्यनाथ जैसे बनना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे, ठीक है। तो वो क्या सोचेंगे, अभी तो मैं योगी हूँ, योगा कर रहा हूँ, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जाऊंगा, और तो वो भी पहले योगी थे फिर पॉलिटिक्स में चले गए। और अगर आपको वैसा मिलता गया तो आप क्या होंगे, एक दिन अपने आप से आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो ठीक है, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो जब क्लोज मैच होता है दोनों का, आइडियल सेल्फ का और रियल सेल्फ का, तब उससे हमें हार्मनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। ओके, अब जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, आप इस डायग्राम में फर्स्ट लिखिए एप्पल, ठीक। एप्पल को दो पर्सपेक्टिव में देखते, तो जो रियल सेल्फ क्या है वो एप्पल काटा हुआ है आधा, आइडियल सेल्फ क्या है पूरा एप्पल फुल दिख रहा है। तो हम जो है रियलिटी और जो बनना चाहते हैं, ठीक है, ये होता है। अब इधर डायग्राम देखिए, एक व्यक्ति मोटा सा है, जैसे हम लोग को देख लीजिए, बहुत से योगा के बच्चे हैं, योग में अच्छी चीज क्या है प्रैक्टिकल में, लेकिन उनकी बॉडी खूब ज्यादा हैवी है या कुछ है, तो रियल सेल्फ है वो, और आइडियल सेल्फ बनना चाहते हैं कि मेरे प्रैक्टिकल में मेरा नटराज आसन, हनुमान आसन लग जाए, वृश्चिक आसन लग जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये रियल सेल्फ है और आइडियल सेल्फ, ऐसे लिखा है ऊपर। आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ अगर क्लोजली रिलेटेड रहते हैं तो गुड सेल्फ स्टीम बनता है हमारा, और आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में अगर बहुत डिफरेंस है, ठीक है, तो हमारा सेल्फ स्टीम सही नहीं। आप देखिए, मान लीजिए योग की ही बात करें, थोड़ा ठीक है फ्लेक्सिबल, इनको बनना भी, इन 5 बनना है योगा का, इसमें से दो जो है उनकी बॉडी हैवी सी है, ठीक है, उनको रहती है, और जो हेलो सब ओके, हेलो, इज इट क्लियर नाउ? जी मीनाक्षी जी। हेलो, अभी ठीक है? हेलो, वॉइस नहीं है क्या अभी? हेलो, हाँ जी अभी ठीक है, अभी आ रही है। ओके, ठीक है। तो इसमें यही बोला आपको कि 5 लोग हैं, पांचों के पांचों अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं। उसमें से 3 लोग आप देखिए कि बढ़िया, उनकी बॉडी अच्छी है, फ्लेक्सिबल भी है, और रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और योग के अच्छे प्रैक्टिशनर बन गए। तो उनका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ बहुत क्लोज है, ठीक है, तो उनकी गुड सेल्फ स्टीम होगी। और इनमें से 2 लोग हैं जो बढ़िया फूड ले रहे हैं, अच्छे से, थोड़ा हैवी भी हैं, लेकिन वो गुड प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, वो मतलब प्रैक्टिकल में अच्छा होना चाहते हैं योग में,
लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो उनका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जिसकी वजह से उनका बैड सेल्फ स्टीम बन जाता है या फिर पुअर सेल्फ स्टीम होता है। तो इनकी वजह से भी उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए पूजा जी। हेलो, शायद मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रही है। ओके, हो गई अब। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैंने आपको बता तो दिया कि जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्चुअल एक्सपीरियंस, दोनों चीज बताया मैंने, सेल्फ, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। अब देखिए उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है और हम एक्चुअल क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब वही आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, तो इसको हम बोलते हैं कन्ग्रुएंस। ठीक है, कन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट मैसेज वेल विद एक्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि जब दोनों चीज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तब उसको बोलते हैं कन्ग्रुएंस। ठीक है, और जब दोनों से अलग होते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्चुअल एक्सपीरियंस, हम चाहते कुछ और बनना है और हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस कुछ और होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक, तो दो चीज इसमें बताया उन्होंने, ये दोनों पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर हैं रॉजर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक, तो इतना रॉजर्स ने बताया है। इतनी ही स्लाइड होगी आई थिंक पूजा जी, और स्लाइड है क्या नीचे? नहीं होगा। ओके, तो ये इतना आपका था कार्ल रॉजर्स की थ्योरी जो उन्होंने सेल्फ के ऊपर दी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, तो मैस्लो का ये व्हाइट वाला इसके नीचे, बिहेवियरल के नीचे होगा व्हाइट वाला जो आपने खोला था। हाँ, व्हाइट और ग्रे पे है मैस्लो थ्योरी। नहीं, ये वाला नहीं, बिहेवियरल वाला नहीं, मैस्लो की थ्योरी लिखी होगी नीचे। हाँ, मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स। ठीक है, चलिए, तो हमने सबसे पहले किन की थ्योरी पढ़ी थी? सिगमंड फ्रायड की। फिर उसके बाद हमने किन की थ्योरी पढ़ी थी? हमारा नेक्स्ट थ्योरी किन का था? कार्ल रॉजर्स का। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं मैस्लो की थ्योरी। इन्होंने हायरार्की, इन्होंने भी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी है, मानवता के ऊपर ही डिपेंड है, और ये हायरार्की ऑफ नीड्स है। ठीक है, क्या होता है नीड्स पे क्यों बेस? अब आप सोचेंगे कि नीड है और पर्सनैलिटी पे आ गया, तो हमारी जो नीड है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो भी हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमको इन्होंने बताया कि कौन सी नीड कब हमें जरूरत होती है, किस नीड पे हम हैं, हमें क्या नीड को पूरा करना है। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए एक हायरार्की दी है। इन्होंने बताया, मैस्लो ने, प्रोसेस्ड इन हिज पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943। इन्होंने एक प्रपोज किया था एक पेपर जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि ये थ्योरी किसने दी है? ह्यूमन मोटिवेशन, तो आप लोग याद रखिएगा ह्यूमन को मोटिवेट करने के लिए मैस्लो ने दी है। फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन, ये क्या करती है कि ह्यूमन में ग्रोथ कैसे होती है उसको बताती है कि ह्यूमन एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक कैसे जाता है। On the study of experimental people such as Albert Einstein rather than mentally cripped or mentally ill, इन्होंने ऐसा ही और स्टडी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी किया है। उन्होंने मेंटली क्रिम्पल और मेंटली इल पीपल के बारे में बात की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये है हमारा हायरार्की मॉडल जिसको हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए हायरार्की में हम सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारे नीचे के 3 लेवल हैं वो लोअर लेवल करते कहलाते। ठीक है, लोअर लेवल, हाई लेवल का लेवल है वो। ठीक है, फिजियोलॉजी मीनाक्षी जी बताता है हमारा। ब्रेक हो रही है। हाँ, अच्छा, ओके, एक सेकेंड, मुझे इसका प्रॉब्लम हो जाता है नेटवर्क। एक सेकेंड, अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या भावना जी? ओके, ठीक है। इसमें लिखा देखिए फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग, फूड, वाटर, मतलब कि हमें क्या चाहिए? खाना, कपड़ा और मकान, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, इसमें क्या आता है? हमारा फूड आता है, वाटर आता है, स्लीप, सेक्स और एक्सक्रीशन, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है दिन प्रतिदिन, सामान्य मनुष्य जो है कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आता है। अब आता है हमारा सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स में क्या आता है? सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, हमको खुद की बॉडी की सिक्योरिटी करना है। एम्प्लॉयमेंट, अब हमको खाना तो हम खा लेते हैं, कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए हमें रोजगार चाहिए। तो सेफ्टी के लिए दूसरी नीड आती है हमारी रोजगार की। और इतना याद रखिए जब हमारी एक नीड फुलफिल होती है
तभी दूसरे नीड पे हम पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास घर होगा, खाना पीने का कुछ ना कुछ साधन होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम अपनी सेफ्टी ढूंढेंगे। घर पे आधा अगर सिक्योर करके रखना है, जॉब तो मिल गई, अब हम सरकारी जॉब के लिए सोचते हैं, ठीक है, कि परमानेंट थोड़ा हो जाए तो अच्छा रहे। रिसोर्स, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ और प्रॉपर्टी, ये हमारी सेफ्टी नीड्स में आती है कि भाई जीवन बीमा पॉलिसी करा ले, LIC करा ले, ये सब क्या है हमारे आगे काम आएगा, इंश्योरेंस कराते हैं चीजों का। अब आता है हमारा सोशल नीड। हमारे पास खाना भी आ गया, पैसा भी आ गया, अब कोई चाहिए ना भाई जिनसे हम बांट सके। ठीक है, तो सोशल नीड में कहता है हमारे फ्रेंडशिप आती है, फैमिली और इंटीमेसी, और इसमें क्या होता है बिलोंगिंगनेस, मतलब कि हमें कोई ना कोई चाहिए जिनसे हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को या फिर अपने दुखों को, सुखों को बांट सके, तो उसको हम बोलते हैं सोशल नीड। फिर आती है हमारी स्टीम नीड की, तो हमें जॉय प्रति, जैसे कि सेल्फ स्टीम, मैंने आपको इसको पढ़ाया था। कॉन्फिडेंट, अब हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन हम खुद से ही संतुष्ट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंट, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स। हमारे पास सब कुछ है लेकिन कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें भी हमारे स्ट्रीम के अंदर आती है कि हमको रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए और ऐसा अपनी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ अचीवमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास सब कुछ आ गया, अब ऐसा ऐसा एक स्टेज आता है जहां पर लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। अब हमको अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि सेल्फ के बारे में जानना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोरालिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है, हम कुछ अलग चीज करते हैं, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियसटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, अंधविश्वास, ये सब चीजें खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट्स को, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट पेज कर दीजिएगा पूजा जी। ठीक है, ओके। इसमें बोला आपका फिजियोलॉजिकल नीड में क्या बताया है कि मोस्टली लिटरल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ये क्या होती है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ नॉट मेट, अगर ये हमको नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक नीड है जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है, अगर नहीं मिलती तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। जैसे कि मेटाबॉलिक नीड्स, मेटाबॉलिक नीड्स में क्या आता है, हमको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, अगर हवा नहीं आ रही, थोड़ा पंखा बंद हो जाता है गर्मी के मौसम में तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। ठीक है, वाटर नहीं है, फूड नहीं है, रेस्ट नहीं है। ठीक है, आप कंटिन्यू 1-2 दिन तक काम करके देखो विदाउट एनी स्लीप, ठीक है, बिना सोए हुए अगर आप कंटिन्यू काम करोगे तो आपकी बॉडी वर्क करना कम कर देगी। ठीक है, तो एयर, वाटर, फूड और रेस्ट आपका मेटाबॉलिक नीड्स है। फिर आता है क्लॉथिंग और शेल्टर। ठीक है, ये क्या होता है, ये नीडेड बाय इवन एनिमल्स, एनिमल्स को भी चाहिए, बारिश हो रही है तो उनको भी तो भाई छांव चाहिए, धूप से आते तो उनको भी तो कहीं रहने के लिए छाया चाहिए, तो ये एनिमल्स के द्वारा भी नीडेड होता है, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। फिर आता है शुड बी क्लासिफाइड एज बेसिक एनिमल नीड, कुड बी क्लासिफाइड, इनको हम एनिमल नीड्स में भी क्लासिफाई, क्योंकि एनिमल को भी एयर चाहिए भाई, फूड चाहिए, रेस्ट चाहिए, सब कुछ एनिमल्स के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो ये चाहे हम इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको ही ये चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाँ, नेक्स्ट आती है हमारी सेफ्टी नीड। फिजिकल नीड आती है टेक्स ओवर, अब हमको हमारे पर्सनल इंक्लूडिंग इमोशनल चीजें भी आती हैं, हमारी वेलबींग आती है, जॉब सिक्योरिटी आती है, प्रॉपर्टी, अगर नेचुरल कैंसर हो गया तो हमको सेव करके रखना है चीजों को, बाढ़ आ गई भाई उन सब चीजों से हमको बचा के रखना है। ठीक है, फिर आता है वॉर्स, युद्ध हुआ कुछ, या फिर लॉ या फिर ऑर्डर से कि भाई अभी जैसे रेलवे की जगह पे हमारे यहाँ हुआ था कि बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब जो थोड़ा पुअर हैं, रेलवे की जमीन पे उन्होंने अपना घर बना लिया। ठीक है, अब रेलवे को भाई बनाना है अपना लाइन बनानी है, रेल लाइन, तो वो उनका बस एक बार उन्होंने नोटिस दिया कि हम घर तोड़ देंगे आपका, वो घर तोड़ दिया उन्होंने, अब वो कहाँ के रह गए बेचारे। ठीक है, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसी जगह पे रहें या फिर ऐसे जगह कि हम वहां पर स्टे कर पाए, हमें वहां से हटाया ना जाए, लॉ या ऑर्डर्स हमें हटा ना सके या फिर कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पे हम ना रहें। ठीक है, तो सेफ्टी नीड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। सोशल नीड, मैंने आपको बता दिया नीड ऑफ लव एंड टू बी लव्ड।
एंड बी लव, ठीक है। नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप कितना भी कमा लीजिए, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, मकान है, जैसे उदय बोलता है ना वेलकम मूवी में, आप भगवान का दिया सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, ठीक है। वो सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप अकेले क्या करोगे उस बड़े घर का, ठीक है। फिर आपके पास ऐसे स्मॉल ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे क्लब ग्रुप्स होने चाहिए, फिर ऑफिस की टीम होनी चाहिए, स्कूल के या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स, ठीक है, या हाउसेज होने चाहिए। लार्ज ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, स्पोर्ट टीम्स हो गए, और फेसबुक फेसबुक सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बट होना चाहिए। अगर हम योगा के पर्सपेक्टिव में देखें तो ज्यादा जनसंघ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बताया गया एक्सट्रीम नीड्स। एक्सट्रीम नीड में बताया है नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड इन टर्न रिस्पेक्ट देम, ठीक है, कि हमको लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लोगों द्वारा हमको रिस्पेक्ट मिले। सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, अब हमने जितना भी हमको मिला भाई थोड़ा हम किसी को दे दे, ठीक है। जैसे कि अनुपम खेर है, वो किसमें देते, क्लासमेट की बुक में 1 रुपए का जो उनका जितना भी कमाई आती है उसका वो देते क्लासमेट में, ठीक है। तो वैसे ही सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू फील सेल्फ वैल्यूड इन प्रोफेशन और हॉबी, अगर हम कुछ भी प्रोफेशन हमारा है तो उसमें हमको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेल्फ की वैल्यू होनी चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। अगर आप बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट लोअर रिस्पेक्ट। लोअर में बताया है कि रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, द नीड ऑफ स्टेटस, रिकॉग्निशन, फेम चाहिए होता है लोगों को, प्रेस्टीज एंड अटेंशन। अगर स्टीम लोअर लेवल पे है तो, और स्टीम अगर हायर लेवल पे है तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। द नीड फॉर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, मास्टरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, ठीक है। ये आता है हमारा स्ट्रीम नीड में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें कहता है व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है उसको वैसा होना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। इसमें आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी इन अ पर्सन, कि हमारे अंदर जो चीज है उसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि उसकी जो हमारी मूल प्रवृत्ति है उसकी ही ग्रोथ करना, अच्छा करना। ग्रोथ मोटिवेटेड रादर देन डिफिशियंसी मोटिवेटेड, मतलब हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ हो हमारी पर्सनैलिटी की वजह से, डेफिशिएंसी ना हो। कैन नॉट नॉर्मली बी रीच्ड अंटिल अदर लोअर नीड्स आर मेट, ये कभी भी नहीं पहुंच सकते हम इस तक जब तक हमको बाकी लोअर नीड्स नहीं मिलती है। तो एक एक करके हर नीड का पूरा होना जरूरी है। हर नीड पूरी होगी। अब मान लीजिए आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है और आपको कोई बोल दे कि दान कर दो भाई अब 2-3 हज़ार रुपए का, किसी को कहाँ से दोगे भाई, आपके पास खुद ही नहीं है। तो पहले आपकी वो नीड कंप्लीट हो, फिर आपको बोल दिया जाए कि भाई हमें घर दे दीजिए, घर में रहने के लिए कोई नहीं है, घर नहीं है तो हम कहाँ से घर दे देंगे। तो हमारे पास सब कुछ होना चाहिए तभी तो हम कर सकते हैं। तो एक एक नीड को पूरा करना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत रेयरली हैपेंस होती है सेल्फ एक्चुअल, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये नहीं है नीड तो भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे हुए हैं, योगी हुए हैं, ठीक है, वो उनके पास भाई कपड़ा मकान नहीं था, घर नहीं था, लेकिन वो डायरेक्ट उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट पर पहुंच गए। तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो डायरेक्ट पहुंचते हैं और बहुत कम होते हैं जिनकी हर नीड पूरी होती है और फिर वो पहुंचते हैं। तो ये बहुत रेयरली हैपेंस होता है, 1% ही हैपन होता है ये, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, इसमें बहुत कम लोग होते हैं। अब हम ही लोग को देख लीजिए, सामान्य मनुष्य, इसमें तो बहुत लोग एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे पीएचडी का किसी का भी, अगर हो जाते हैं तो हम चीजों को स्पॉन्टेनियस फोकस आउटसाइड सेल्फ एंड विदाउट प्रोड्यूसेस, ठीक है। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए है। नेक्स्ट पेज जी, इतना ही है ना, ओके। नेक्स्ट आज हम इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा टॉपिक था हमारा, ये हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ और नहीं बचा है मेरे हिसाब से, मैंने देख लिया था सिलेबस। तो पर्सनैलिटी में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म वाला टॉपिक खोल दीजिए, ठीक है। बिहेवियर साइकोलॉजी ऊपर है, सबसे ऊपर बगल में, ठीक है। अब देखिए हमारा पर्सनैलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बहुत बड़ा टॉपिक था ये, आपको टाइप और थ्योरीज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक था, मतलब हमारे सिलेबस का सेकेंड टॉपिक था बिहेवियर साइकोलॉजी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ठीक है। उसको पढ़ना, उसमें क्या क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है।
नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड कीजिए पूजा जी। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर साइकोलॉजी होती क्या, ठीक है। तो देखिए 20th सेंचुरी में जो हमारी 20वीं शताब्दी थी, व्यवहार का विज्ञान बताया गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो इनका समर्थन इनको देने वाले कौन कौन थे? वॉटसन थे, वुडवर्थ थे और स्किनर, ठीक है। विलियम वी वॉटसन, इनका पूरा नाम है विलियम वी वॉटसन, ठीक है। इन्होंने व्यवहारवाद दिया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बिहेवियरिज्म किसने दिया या व्यवहारवाद के जनक कौन है, ठीक है। तो कौन है? विलियम बी वॉटसन, ठीक। इनके साथ और कौन थे? वुडवर्थ थे, स्किनर थे। इन्होंने बताया व्यवहार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका नेचर या प्रकृति क्या है, व्यवहार कैसे कार्य करता है, क्या व्यवहार परिवर्तनीय है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार को कौन से फैक्टर या कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया किसी भी प्राणी की क्रियाएं अथवा आदतें 24 घंटे 7 दिन मतलब कि पूरे टाइम चलते रहती है। जैसे कि हमारा दौड़ना, हंसना, रोना, सोचना, गुस्सा करना, बात करना, ये सब चीजें जो है हमारे बिहेवियर के अंतर्गत आती है। हम पूरे 365 दिन में जो भी करें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि बिहेवियर के जो रह सके। जैसे कर्म होता है ना, कर्म को ही ऐसे समझ लीजिए, यौगिक टेक्स्ट में हम इसको कर्म कहते हैं। उसमें बोला गया है गीता में कि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। वैसे ही व्यवहारवाद में बोला है कि व्यवहार के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट, तो ये सब कुछ व्यवहार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी, ठीक है। अब बताया गया व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति के उस वास्तविक व्यवहार से है, ठीक है। अब व्यवहार तो इतना सारा करता है, उस वास्तविक व्यवहार से जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कितनी तीव्रता से प्रकट करता है, ठीक है। व्यवहार मतलब वही कि जो उस सिचुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कितनी तीव्रता से आ रहा है। मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, आपको भागना है उस टाइम पे और आप भाग नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे शेर आया है, ठीक है भाग लेंगे थोड़ा देर बाद, और शेर की स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा है, ठीक है, हम बाद में दौड़ना, हम सोचे शेर के साथ दौड़ेंगे निकल लेंगे आगे। तो हम कितनी तीव्रता से अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं वो जरूरी कहलाता है, ठीक है, व्यवहार। और वो भी हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप कहीं गए हैं, जैसे कि हम योग की किसी वर्कशॉप में गए हैं, ठीक है, और आप वहां पर जाके वर्कशॉप में डांस करने लग जाएं, ठीक है, कैसा लगेगा आपको? वहां के लिए वो व्यवहार सुनिश्चित था? नहीं था, ठीक है। तो हमने वो व्यवहार कर लिया। अब आप कहीं जाए शादी पार्टी में, वहां आप योग डेमोन्स्ट्रेशन करने लग जाए तो कैसा लगेगा? तो वही चीज बोला गया है कि व्यवहार परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कितनी तीव्रता के साथ हम करते हैं उसको हम व्यवहार कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में मानव और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया गया। अब इन्होंने क्या किया, कोई भी चीज करते तो अब मानव से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले पशुओं से ही स्टार्ट करेंगे। भाई मानव से करेंगे, कुछ गलत हो गया तो मानव एक झापड़ खींच के लगाएगा, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं मानव और पशु दोनों से। अब इसे बताया व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को देखकर व्यक्ति के आगामी व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की आप प्रतिक्रिया को देखिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, तो आगे क्या करेगा उसका। अब आप देखिए इसमें 10 लोग हैं, हमें 10-12 लोग जितने होंगे, ठीक है, इनमें से जो जल्दी आंसर दे रहे हैं या फिर जो जल्दी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको देख के मैं हूँ, राहुल से कोई भी है, पूरी क्लास में लोग यही बोलेंगे कि ये बहुत एक्टिव है, जेआरएफ निकाल लेगा, ये आराम से इसका निकल जाएगा, जेआरएफ नेट निकाल लेगा क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जल्दी देता है। कुछ है जो जानते हैं बोलना नहीं चाहते, ठीक है, और कुछ है जिनको बोल पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम अब भाई सबके व्यवहार तो हम देख ऑफलाइन ऑफलाइन होते हैं, क्लास में अगर 30 बच्चे बिहेवियर का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। आवाज चलेगी, ओके, एक सेकेंड, नेटवर्क चेंज करती हुई। हेलो, अभी ठीक है वॉइस? इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, क्लियर। Yes, ma'am. ओके ओके। इसमें बताया है चिड़िया का जमीन पर चोंच मारना, ठीक है, चिड़िया का चिंगा बटोरना, ये जो चिड़िया का व्यवहार है। चोंच मारना मतलब क्या होता है कि चिड़िया भूखी है, ठीक है, चिंगा बटोरना मतलब उस भूख लगी है वो अपने सामान, चोंच मारना गुस्सा आ रहा है, ठीक है। हम किसी के बिहेवियर को देख के बताएंगे कि वो चाहता क्या है व्यक्ति। बच्चों का बिहेवियर याद दे लीजिए, बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा हर कंडीशन में केवल रोता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बच्चा है, उसको भूख लगेगी तो रोएगा, खेलना है तो रोएगा, खुश होगा तो भी रोएगा, ठीक है। तो बच्चे को माँ कैसे समझती है? रोने के साथ जब बच्चा अपनी बॉडी को हिलाता है फिर एक्शन पैदा करता है तो मतलब उसको कोई चीज चाहिए, ठीक है।
रोने के साथ वो अपने पेट को पकड़ता है, मतलब उसको भूख लगी है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम उसके बिहेवियर को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करिए पूजा जी, एक सेकेंड। अब बताओ इसमें जेबी वॉटसन, जो मैंने आपको बताया व्यवहारवाद के जनक है, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने ऐसा बोला कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है तथा इसका मापन की आसान विधियां है प्रेक्षण या फिर कंडीशनिंग। तो हम दो तरीके से बिहेवियर को देखते हैं किसी के लिए। एक होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसी को देख के जानते हैं, या फिर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब सीख रहा है, किस तरीके से व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने दो चीज बताई है, एक ऑब्जर्वेशन, एक कंडीशनिंग, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या बोला है कि कट्टरपंथी व्यवहारवाद अनुभूति व भावना का मापन संभव नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ये व्यवहारवाद के कट्टरपंथी थे। इन्होंने बोला है अनुभूति से, मतलब एक्सपीरियंस से या फिर हम इमोशन से किसी के बिहेवियर का अनुमान नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने स्किनर ने अपना एक कंडीशनिंग दिया, इन्होंने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो रेनफोर्समेंट है उनके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पेज। ये आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर में ही पढ़ने को मिलेगा, कंडीशनिंग और एनफोर्समेंट और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान मैंने दे दी। अगर आप फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। देखिए अब वॉटसन ने क्या बोला है, इन सब ने अलग अलग डेफिनेशन दी, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है कि किसने क्या बोला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताया वॉटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान। इन्होंने क्या बोला कि बिहेवियर का शुद्ध विज्ञान है मनोविज्ञान। वुडवर्थ ने क्या बोला, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान। जब हम कोई व्यक्ति इन्वायरमेंट के साथ संपर्क में आता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उन मानव व्यवहार के विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। बोरिंग ने क्या बोला है, मनोविज्ञान मानव की प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। कोई भी मानव है उसकी प्रकृति, उसके नेचर के बारे में हम जब जानना चाहेंगे तो उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। स्किनर ने क्या बोला, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। मन है, मन यहाँ पर हमारा चेतन मन की बात नहीं हो रही, मन एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, MANN, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ठीक है। तो जब भी हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर पे ध्यान देती है। जब हम 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी की बात करें तो पहले आत्मा को ही मनोविज्ञान कहा जाता था, आत्मा का ज्ञान मनोविज्ञान। फिर जब हम 18th सेंचुरी में आए तो उसमें क्या बोला गया, चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। 19th से 20th सेंचुरी के बीच में जब हम आए तब उन्होंने बोला व्यवहार का ज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो जो अभी चल रही है हमारी उन सब का मानना है कि बिहेवियर, द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। अभी के लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करिए पूजा जी स्लाइड। ठीक है, ओके। इसमें बताया गया शरीर के व्यवहार से ही मन के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, मतलब कि हम जैसा बॉडी एक्टिविटी हमारी हम कर रहे हैं वैसे ही हमारा ब्रेन भी होगा। है व्यवहार व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, मतलब कि बिहेवियर जो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आप व्यवहार जो है वो बचपन से ही सीखता है। जैसे मधुमक्खी का फूलों पर न डरने तरीके का व्यवहार वो सीखता भी कहीं से, ठीक है। पशु का बछड़े के प्रति प्यार, पशु मतलब कि गाय है उसका अपने बछड़े के प्रति प्यार, वो भी नहीं सीखा। गाय का शाकाहारी, देखिए गाय शाकाहारी है, ठीक है, चाहे वो भी तो जानवर है, वो भी मांस खा सकती है, लेकिन वो शाकाहारी है, तो वो व्यवहार वो सीखी नहीं कहीं से, है ही उसके अंदर। छिपकली का कीटों को झपटना, ये व्यवहार ऐसा है जो मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर जन्मजात होती है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में मनोविज्ञान व व्यवहार सार्वभौमिक होता है। जब भी देखा जाए कि जो हमारा साइकोलॉजी है और बिहेवियर है दोनों सार्वभौमिक, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होती है, हर व्यक्ति के अंदर बिहेवियर होता है, ठीक है।
वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन दो चीजें होती है, ठीक है। मतलब कि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है। अब इसमें बताया है वाटर बॉलर, एक सेकेंड, वाटर बॉलर पिल्सबरी ने 1911 में बताया, 1911 में, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी बिहेवियर का साइंस है। विलियम एमसी डगल ने क्या बताया, साइकोलॉजी इज अ साइंस व्हिच एम्स टू गिव एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये कहती है हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, हमारे बिहेवियर को पूरे एज अ होल, मतलब एक पूरे होलिस्टिक रूप में बताती, ठीक है, कंट्रोल करती है हमारे बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है जैक्सन। जैक्सन ने 1976 में बोला साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन, इन्वेस्टिगेशन होती है ह्यूमन की एंड एनिमल बिहेवियर एंड द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, ठीक है। तो उन्होंने बताया साइकोलॉजी क्या है, इन्वेस्टिगेशन है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर का, और इन्वेस्टिगेशन करती है हमारी मेंटल प्रोसेस को और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जो हमारे बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इतना बताया गया इसमें बिहेवियर साइंस में, ठीक है, इतना ही है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें होगा तो कंडीशनिंग किसने किसने दी है और ऑब्जर्वेशन, इसके टाइप हो सकता है। तो ये आपको फर्स्ट पेपर में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो पार्लर ने दी है, और आपकी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, तो वो स्किनर ने दी है। तो ये आपको आप पढ़ सकते हैं, वैसे भी नाम बस याद रख लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग पार्लर ने दी है और क्लासिकल कंडीशनिंग स्किनर ने दी है, ठीक है। यहीं तक है आज का आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। हम परसेप्शन, सेंसेशन, मेमोरी पढ़ेंगे। मैम आप जी पीछे वाला रिपीट कर देंगे क्या? वॉइस ब्रेक हो रही थी और पीछे से हॉर्न की भी आवाज आ रही थी, तो प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। कौन अच्छा, कौन सा ये मैं घर, ईयर? एक सेकंड रुकिए, मेरे घर के पास स्टेशन है, ट्रेन निकल जाए मैं बताती हूँ, एक सेकंड। ओके मैम। बहुत पास में है स्टेशन मेरे घर से, दिखता है यहाँ से स्टेशन, ठीक है। देखिए आपको पूछेगा ज्यादा से ज्यादा कि कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब होता है हम किस चीज को सीखते कैसे, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे लर्निंग वाला चैप्टर, मतलब कि हाँ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको कि हम किस तरीके से चीजों को सीखते हैं, तो कंडीशनिंग के द्वारा सीखते हैं। कंडीशनिंग में ये होता है, दो तरीके की होती है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ठीक है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो पावलोव ने दी है, ठीक है, किसने, पावलोव ने दी है, और जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है वो स्किनर ने दी है, ठीक। तो है आपका, और एक रेनफोर्समेंट वाला है, वो मैं आपको देख के बताऊंगी, मैं श्योर नहीं हूँ उसका, ठीक है। तो इतना है, आप याद कर लीजिएगा ओके, बस। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इतना ही आज का आपका था। कल हम, हमारा एक टॉपिक और रिमेनिंग रहता है, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, और इसके साथ एक और होगा, हाँ, ये चार टॉपिक हैं, वही बस रहते। कल आपका साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। कल अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो आप लोग रुक लीजिएगा, कल में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर मतलब 10-15 मिनट आगे पीछे लगे तो आप लोग रुक लीजिएगा कल, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म ब्रह्म स्व योग जो है, आपका नाम क्या है मैम? दीपमाला भंडारी। हेलो। ओके दीप मैडम, आप एंडिंग प्रेयर करा दीजिए जी।